साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेपी नड्डा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद जी। जेपी नड्डा जी, मैं दीपक जनता को बधाई और धन्यवाद जिन्होंने। मैं दीपक चौरसिया, नमस्कार। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे, अब कैसी होगी सरकार, कैसे आएंगे अच्छे दिन? देखिए, अच्छे दिन आ गए हैं और अच्छे दिन का रुझान स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत और स्टेबल सरकार बनने जा रही है और मुझे लगता है कि भारत की जनता और भारत के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। कैसे आएंगे? अभी जो रुझान आए हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। एक मजबूत सरकार बनने जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार मजबूती से आगे बढ़ेगी और देश मजबूती से आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपके माध्यम से भारत की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से रुझान आए हैं वह स्पष्ट बताते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व, उनके कर्तृत्व, उनकी नीति, उन पर विश्वसनीयता और भारतीय जनता पार्टी के कर्तृत्व पर विश्वास प्रकट किया है और पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जेपी नड्डा जी, लेकिन बीजेपी और एनडीए के लिए तो अच्छे दिन आ गए हैं क्योंकि 273 बीजेपी प्लस इस वक्त रुझानों में सीधे सीधे दिखाई दे रही है। लेकिन जनता के लिहाज से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन चीजों पर लगाम कैसे लगेगी, कैसे दूर होंगी ये चीजें, उसके लिए कोई समय निर्धारित किया है क्या बीजेपी ने? देखिए, मुझे लगता है कि हम बहुत पहले इन विषयों पर चर्चा कर चुके हैं और हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि इन विषयों का उत्तर भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। आने वाले समय में इन सभी विषयों पर पूरी ताकत से मोदी जी के नेतृत्व में पूरी सरकार लगेगी और एक भारत की जनता को राहत भी मिलेगी और देश मजबूती से आगे बढ़ेगा, ऐसा हम सबका विश्वास है और इसको मोदी जी का नेतृत्व पूरा करेगा, पूरी ताकत से करेगा, ऐसा हम मानते हैं। नड्डा जी, कल तक आप लोग बोल रहे थे कि इंतजार कीजिए मंत्रिमंडल बनने का, नतीजा आ जाने दीजिए। अब तो मंत्रिमंडल बनना तय है, मंत्री परिषद बनना तय है, तो आडवाणी जी का रोल क्या होगा? देखिए, यह फैसला हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है। आडवाणी जी हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, उनका बहुत बड़ा पार्टी के लिए योगदान है। सभी मिलजुल करके और आडवाणी जी खुद सबको मिल करके सभी विषयों पर तय करने वाले हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड इस विषय पर तय करेंगे, आडवाणी जी के राय से तय करेगी और सभी लोग मिल करके इस विषय को तय भी करेंगे और वह जो तय होगा वह अनुकूल होगा, वह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व देने में और देश को आगे चलाने में, सफलता की ओर ले जाने में पूरा योगदान करेगा। बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। नड्डा जी, बने रहिए आपके हमारे साथ। राशिद, बड़ी खबर है शेयर मार्केट से, बड़ी खबर है बाजार से। रुपया 10 महीने में सबसे ज्यादा उछाल ले चुका है। इसका मतलब यह है कि स्थिर सरकार को स्वागत कर रहा है, स्थिर सरकार का शेयर मार्केट भी, बाजार भी। शेयर मार्केट के बारे में खबर यही है कि 1000 पॉइंट अभी भी उछला हुआ है। इसके अलावा जो तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं, आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, तेलंगाना से बड़ी खबर आ रही है। टीआरएस तेलंगाना की 11 सीटों पर लीड कर रही है। टीआरएस तेलंगाना की 11 सीटों पर लीड कर रही है। इसके अलावा बड़े शहरों में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली से राखी बिड़लान नॉर्थ वेस्ट से आगे चल रही है, उदित राज पीछे चल रहा है। सारण से राबड़ी देवी आगे चल रही है। जयपुर ग्रामीण से सीपी जोशी पीछे चल रहा है। हाजीपुर से रामविलास पासवान आगे चल रहा है, रामसुंदर दास पीछे चल रहा है। सुप्रिया सुले बारामती से आगे चल रही है। गोंडा से कांग्रेस के बयान बहादुर बेनी प्रसाद वर्मा पीछे चल रहा है। कीर्तिवर्धन सिंह, राजा भैया उन्हें वहां कहा जाता है, वो आगे चल रहे हैं। चांदनी चौक से कपिल सिब्बल तीसरी पोजीशन पे है, आशुतोष दूसरी पोजीशन पे है। डॉक्टर हर्षवर्धन सबसे आगे चल रहे हैं, उसके बाद फिर आशुतोष और कपिल सिब्बल की बहुत बुरी स्थिति है। चांदनी चौक से मुंबई, नॉर्थ सेंट्रल से प्रिया दत्त पीछे चल रही है। नॉर्थ सेंट्रल की लड़ाई बहुत ज्यादा क्रूशियल है, कभी आगे कभी पीछे। इसी तरह पीलीभीत की लड़ाई भी बहुत क्रूशियल समझी जा रही है। मेनका गांधी जो अभी पीछे चल रही थी अब आगे चलती हुई नजर आ रही है।
झांसी से उमा भारती पीछे हो गई है, यानी झांसी की लड़ाई भी बहुत टफ फाइट। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये भी है, एक तरफ तो बीजेपी 273 रुझानों के हिसाब से 272 के आंकड़े को क्रॉस कर गई है। 26 सीटें जिसका जिक्र आप कर रहे थे गुजरात की पूरी रुझानों में इस वक्त दिखा रही है गुजरात की 26 सीटें बीजेपी के खाते में। बिल्कुल 26 सीटें बीजेपी के खाते में। जेपी नड्डा साहब, आप सब कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप ये बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी का क्या शेड्यूल होगा आज और कल में? देखिए, मोदी जी आज वडोदरा जाएंगे और वडोदरा के बाद वो अहमदाबाद में एक जनसभा करेंगे। कल वो दिल्ली आएंगे और फिर वाराणसी जाएंगे और कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने की बात है। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेंगे और उनके कल एक जबरदस्त स्वागत की व्यवस्था है और उसके बाद वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को अटेंड करेंगे। उसके बाद वो वाराणसी जाएंगे। संसदीय दल की बैठक कब बुलाई जाएगी, इसके बारे में कुछ तय हो पाया है अभी तक? कल संभवतः संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और 4 नून में होगी ऐसा लगता है, लेकिन सारी चीजों को सब लोग मिलकर के तय करेंगे। आज दोपहर तक इस बारे में तय कर लिया जाएगा। नहीं, मैं संसदीय दल की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट्री पार्टी की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट्री बोर्ड की नहीं। संसदीय दल की बैठक अभी तक तय नहीं हुई है और वह जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी उनमें ये सारे विषय तय होंगे और उसी में फिर तय करके आगे संसदीय दल की बैठक बुलाई जाएगी। नड्डा साहब, आपको जीत का सबसे बड़ा कारण क्या लगता है? क्या है आपकी जीत का सबसे बड़ा कारण? नरेंद्र मोदी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। उनके कर्तृत्व, उनकी विश्वसनीयता, उनकी नीतियां, उनके नेतृत्व क्षमता, इस सबको भारत की जनता ने बहुत पसंद किया। उस पर एक तरीके से मोहर लगाई। ये जीत उसका एक प्रकटीकरण है। साथ ही साथ जो हमारे सभी वरिष्ठतम नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने जिस तरीके से सारी पार्टी को एक साथ गैल्वेनाइज किया, पूरी ताकत लगाई, सारे कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर दिन रात मेहनत की, ये सभी विषयों का एक कुल मिलाकर के और मोदी जी के नेतृत्व के प्रति एक जबरदस्त विश्वास भारत की जनता ने प्रकट किया है और इसका यह नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी का कर्तृत्व और मोदी जी का नेतृत्व, यह मिलाकर के इस नतीजे का नड्डा जी, चलते चलते एक सवाल का जवाब आपसे। कल जब नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे एयरपोर्ट, कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक दिन में उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। उसके बाद वो बनारस पहुंचेंगे गंगा दर्शन के लिए। जी, इसी प्रकार से योजना बनी है। कल उनका एक अभूतपूर्व स्वागत हम सब करेंगे और दिल्ली की जनता का उनको पूरा स्वागत और उनका दिल्ली में रोड शो भी होगा का प्रकटीकरण होगा। कल वो एयरपोर्ट से रोड शो नहीं, उनका स्वागत होगा। जगह जगह स्थान स्थान पर उनका जबरदस्त स्वागत किया जाएगा। मुस्कुरा के भी चेहरा हम लोगों को दिखलाइए। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस के नेता आज आपकी तरह चेहरा बना के बैठे हुए हैं। देखिए, पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं सारी बात कह रहा हूं और मुझे लगता है कि अगर मेरा स्वभाव में सीरियसनेस है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चेहरे में प्रकट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जेपी नड्डा साहब। तो और 280 बिहार की एक बार देख लीजिए, जेडीयू एक पर आगे चल रही थी, अब वहां से भी गायब हो गई है। 27 बीजेपी प्लस और 6 पर कांग्रेस प्लस। बिहार की ये तस्वीर है। बिहार की तस्वीर क्या कहती है? बिहार की तस्वीर क्या कहती है अवधेश कुमार जी? बिहार की तस्वीर यही कहती है जो हम लोग जिस दिन आपका कार्यालय अपना यहाँ आया था उसी दिन भाषण हुआ था नीतीश कुमार का और हम लोगों ने कहा था कि इन्होंने अपने दोनों पैर काटने का रास्ता बना लिया है जब भाजपा पर अटैक किया था और वो साबित हो रहा है। जनता दल के यू के सारे हमारे मित्र जो थे वो व्यक्तिगत रूप से कहते थे कि आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन टीवी पर हमसे लड़ पड़ते थे। नीतीश कुमार ये साबित हुआ है कि नीतीश कुमार के पास राजनीतिक सूझबूझ की कमी है। नीतीश कुमार एक अहंगवादी नेता है और उस अपने अहंग के चक्कर में उन्होंने बिहार के लोगों ने पूरी 40 सीटों की ये रुझान है, सत्यानाश कर दिया। 40 सीटों को कांग्रेस प्लस है, एक पर जेडीयू अभी हमने देखा और बाकी सीटें बीजेपी प्लस। दीपक जी, केवल ये कहना कि नीतीश कुमार अहंकारी हैं, तो आई थिंक दूसरे साइड में जो लोग हैं
उसमें भी बहुत ज्यादा अहंकार है। हम नहीं मानते क्योंकि हम नीतीश कुमार को क्रेडिट इस चीज के लिए देते हैं कि बिहार का दौरा करके कोई देख ले कि पिछले 10 साल में उसने बिहार को किस रूप से बदला है। हम लोग अब ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है बिहार के कि आज के इलेक्शन में नहीं, अगर ये है तो बिहार में अगर आप देखिएगा सच्चाई ये है कि बिहार बदल चुका है, नहीं करता है। दुर्भाग्य की बात है कि डेवलपमेंट के नाम पर कोई वोट नहीं दे रहा है। उसको कोई इनकार नहीं करता है। किस आधार पर लोग वोट दे रहे हैं? नहीं, लेकिन इस राज्य में 54,000 मर्डर हुए 10 साल लालू प्रसाद के। आज वहाँ उस आदमी ने एक रोड बनाया है। इस व्यक्ति ने लालू प्रसाद की वापसी का आधार बना दिया। आपका एनालिसिस है। नीतीश कुमार ने जिस ढंग से जो है नरेंद्र मोदी को अपमानित किया था, मैं उस दिन बिहार में था, जिस दिन उन्होंने भोज कैंसिल किया था, मैं दरभंगा के एक कार्यक्रम में था। जनता दल के लोग भी बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, पहला नतीजा आया, बागपत से अजीत सिंह हारे, बड़ी खबर है, बीजेपी के बहुत बड़ी सत्ता खबर से है। जीत गए हैं। बागपत से अजीत सिंह चुनाव हार गए हैं, बहुत बड़ी खबर है। इसको किस तरह से देखा जाए दीपक जी? बिल्कुल इसको देखा जाए कि जो लहर है उसने वाकई कहर बरपा दिया है और अजीत सिंह की हार ये साबित करती है। अजीत सिंह का सबसे बड़ा स्ट्रांग होल्ड है बागपत। इससे पहले वो तब हारे थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की लहर थी, चौधरी सोमपाल शास्त्री ने उनको हराया था। इस बार भी लहर है, ये साबित करता है। और बीजेपी के सतपाल सिंह जिन्होंने अभी अभी पुलिस कमिश्नरी छोड़ी है, उनका जीतना ये साबित करता है कि मोदी की लहर है और जबरदस्त लहर है। क्यों? अजीत सिंह का हारना जो है 3 बातें बिल्कुल साफ कर रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, इसका मतलब कि लगभग जो कल्पना थी कि वो पूरी शुरू के जो 22 सीट के चुनाव परिणाम 22 सीट थे उस पर भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है। दूसरा इसका मुझे लग रहा है कि अगर अजीत सिंह हार रहे हैं तो ये संभव है कि भारतीय जनता पार्टी 1998 के चुनाव परिणाम को दोहरा दे और उसके कारण बाकी पार्टियां सब पीछे चली जाए। और तीसरा बिल्कुल बीजेपी दफ्तर में आतिशबाजी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले चुनाव का नतीजा आने के बाद बागपत की सीट बीजेपी के खाते में चली गई है। अजीत सिंह जैसे हैवीवेट को हरा दिया है बीजेपी के सतपाल सिंह ने, चुनाव उन्होंने जीत लिया है। लेकिन यहाँ पर एनके सिंह से आपसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी 2nd पोजीशन पर, जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी तीसरे और चौथे के लिए संघर्ष कर रही है। ये स्थिति उत्तर प्रदेश में कैसे पैदा हो गई? एनके सिंह जी। देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है कि अजीत सिंह का हारना सिर्फ ये नहीं कि जाट वोट बीजेपी 301, बीजेपी 300 क्रॉस, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है। 301 क्रॉस कर चुकी है के रुझान आ गए हैं। 301 516 के रुझान आ चुके हैं और बीजेपी 301 क्रॉस कर चुकी है रुझानों के अंदर। तो ये अपने आप में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अनुज गुप्ता जी, एक क्विक कमेंट 10 सेकंड का, क्या कहेंगे 300 पार करने पर? शुरू कर चुके हैं और ट्रेंड्स में 300 क्रॉस करना, इसका मतलब है कि एनडीए स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर देगा और पूरे रिजल्ट। बहुत ज्यादा आपने 250 एग्जिट पोल दिए थे जी। नवीन उपाध्याय जी, देखिए मोर और लेस क्लियर है जिस लाइन पर एग्जिट पोल थे, लेकिन बहुत सारे एग्जिट पोल कंजर्वेटिव थे और एक एग्जिट पोल ने 340 सीट्स दिए थे और वो काफी लोगों ने उपहास भी उड़ाया था उसका। और काफी लोगों ने पता लगाने की भी कोशिश की थी कि ये एग्जिट पोल जो कर रहे हैं टुडे चाणक्य के बैकग्राउंड क्या है। और हमको लगता है कि ये समवेयर दिस टाइम एग्जिट पोल जो गलत हो सकते हैं वो बीजेपी को कम सीट आंकने के लिए गलत हो सकते हैं। ये हो सकता है जो मूड दिखाई दे रहा है। आई थिंक एस्टोनिशिंग, बहुत लोग नहीं मान रहे थे कि इतना बड़ा सक्सेस आ सकता है। दीपक जी, ये आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास की ये पहली घटना है जो कांग्रेस के इतर किसी गठबंधन ने इतनी सीटें पाई है। और मैं कह सकता हूं कि इस सीट में भारतीय जनता पार्टी 250 के आसपास पहुंची होगी, जो कि 1989 के बाद किसी एक पार्टी को नहीं मिला है। इसलिए एक ऐतिहासिक रिजल्ट है और ये बता रहा था कि देश में परिवर्तन की कितनी बड़ी लहर है और नरेंद्र मोदी को लेकर कितना बड़ा आकर्षण है। ये असाधारण परिणाम है। अभी की ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली की 7 की 7 सीट पर, दिल्ली की 7 की 7 सीट पर अब बीजेपी आगे हो चुकी है। मैं आपको बताऊं सिलसिलेवार ढंग से, और सभी पे दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस कहीं पर फाइट में नहीं है। संदीप दुबे, खुश हैं आप? नहीं, हमें तो लगता है कि अब वक्त आ गया मीडिया को और नरेंद्र मोदी जी को बधाई। सभी पे दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस कहीं पर फाइट में नहीं है। संदीप दुबे, खुश हैं आप?
नहीं, हमें तो लगता है कि अब वक्त आ गया मीडिया को और नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहिए इस चुनाव में। अब देखिए मीडिया पर आके मीडिया को बधाई आपने उस समय क्यों नहीं दिया जब आप विधानसभा में 28 सीटें लेकर आए थे? अच्छा, चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन आगे हैं 3508 वोट से। ईस्ट दिल्ली से महेश गिरी आगे हैं 12201 वोट से। नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी आगे हैं 9168 वोट से। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी आगे हैं 7813 वोट से। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज आगे हैं 8813 वोट से। साउथ दिल्ली से रमेश विदुड़ी आगे हैं 4402 वोट से। और वेस्ट दिल्ली से प्रवेश साहब सिंह वर्मा सबसे ज्यादा लीड है इनकी 26,984 की। तो 7 में से 7 सीटें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बता रही है कि बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं दिल्ली की। तो दिल्ली के लोग जो ये देखना चाहते हैं कि दिल्ली का क्या हाल है, 7 में से 7 सीटें दिल्ली को है। और ये आजमगढ़ में मुलायम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। बीजेपी के रमाकांत यादव आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव जो मोदी की लहर रोकने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे, बीएसपी के उम्मीदवार वहां से दूसरे नंबर पर हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। एनके सिंह जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हम लोग इतने जमाने बाद के अनुभव के बाद भी जी शायद इतना बड़ा लहर होगा ये नहीं पहचान पाया। मैं तो नहीं पपहचान पाया। मोदी ने जो भविष्यवाणी की, मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, शाह आलम जो हैं वो 1878 वोटों से पीछे चल रहे हैं रमाकांत यादव से। रमाकांत यादव नंबर 1 पोजीशन पे हैं। बीएसपी के शाह आलम जो हैं वो नंबर 2 पोजीशन पर हैं और मुलायम सिंह यादव नंबर 3 पोजीशन पर हैं। तो इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पर बीजेपी, नंबर 2 पोजीशन पर बीएसपी और नंबर 3 पोजीशन पर एसपी है। जब आजमगढ़ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि ये बीएसपी का कैंडिडेट और ये पीस पार्टी का कैंडिडेट, चूंकि ये मुस्लिम है इसलिए वोट काटेंगे और यही मुलायम सिंह के जो है वो कील ठोकेगा उनके लिए। और वही अब ये स्थिति बन रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो एनके सिंह कह रहे हैं ये बात ठीक है कि उस दिन हमने 258 का आंकड़ा दिया था, लेकिन मैंने ये कहा था कि ये न्यूनतम है। आपको रोकना मैं चाहूंगी, एक बार हम भारत का नक्शा देख लेते हैं जहां पर बीजेपी की ही लहर चारों तरफ देखी जा रही है और केसरिया बिल्कुल हम चाहेंगे बड़ी स्क्रीन पर उसको लाया जाए, पर इसको दिखाया जाए ताकि समझाने में आसानी हो। 301 पर इस वक्त बीजेपी प्लस और बिल्कुल, और यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं चारों तरफ सिर्फ केसरिया कलर ही हमें नजर आ रहा है। दीपक जी, आप देख लीजिए, ऊपर चले जाइए, ये देखिए सीट पे जाके देखा जा सकता है इसको। आइए, कहाँ से शुरू हुई बताइए भैया। ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से आए आप, पंजाब से आए आप, हरियाणा से आए आप, ऊपर की तरफ चले गए हिमाचल प्रदेश से नीचे आए आप, पंजाब हरियाणा होते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान से होते हुए आप आ गए गुजरात से आते हुए थोड़ा सा अगर आप साइड हो जाएंगे तो शायद जी अब बता दीजिए। अब देखिए पूरा का पूरा महाराष्ट्र हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटका हो गया, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश हो गया, इस तरफ तमिलनाडु हो गया। ये पूरा का पूरा बेल्ट जो है, पूरा देश जो है, और यहाँ पर असम को भी मत छोड़िए आप। हाँ, ये देखिए असम में 2009 में सिर्फ 4 सीटें थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि वहाँ पर ज्यादा। जी हाँ, मेरे दाहिने बिहार हो गया, बिहार को कैसे भूल सकते हैं। बिहार में तो इस वक्त नीतीश कुमार क्या सोच रहे होंगे, सबसे देखना होगा पत्रकार जब उनकी प्रतिक्रिया लेने जाएंगे तो। पंगा ना लो, इस टाइप का मैसेज है। नेता एसएमएस कर रहे होंगे कुछ गाली देके। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे पास जो जानकारी आ रही है कि उनको मोबाइल पर एसएमएस किया जा रहा है कि तूने जनता दल को डुबा दिया, शुरू हो गया। और ये लालकृष्ण आडवाणी इस वक्त तमाम नतीजे और रुझान देख रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। ये भी बेहद दिलचस्प तस्वीरें हैं अपने आप में। आडवाणी जी भी इंतजार कर रहे होंगे कि, और वो कई बार इस बात का दावा कर चुके हैं हालांकि बाद में, कि अब तक इतनी बड़ी लहर नरेंद्र मोदी की हमने इसके पहले कभी नहीं देखी है चुनावों में। बिल्कुल, वो दावा कर चुके हैं और ये भी कह चुके हैं लालकृष्ण आडवाणी कि इस बार जरूर सरकार हमारी बनेगी, और कॉन्फिडेंट भी दिखाई दिए। अपने घर पर टीवी देखते हुए लालकृष्ण आडवाणी, अपनी बेटी प्रतिभा आडवाणी, परिवार के दूसरे भी सदस्य मौजूद हैं उनके साथ, और बिल्कुल गंभीर मुद्रा में सहयोगी दीपक चोपड़ा जी तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। बेहद दिलचस्प ये तस्वीरें हैं। लेकिन यहाँ पर 300 क्रॉस कर गई थी बीजेपी, लेकिन अभी 514 में से 299 पर आगे बढ़ती हुई रुझानों के हिसाब से। लेकिन सबसे बड़ी हार कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि अगर कांग्रेस प्लस यानी कि यूपीए 98 पर है तो इसमें से कांग्रेस कितने पर होगी,
क्या 70 से 80 के बीच में? एनके सिंह जी। हाँ, मतलब कि डबल डिजिट पे ही रहेगी, इसको क्रॉस नहीं करने जा रही है। कांग्रेस की हिस्ट्री में आप एक गौर करें कि पिछले 15 साल से लगातार कांग्रेस का वोट परसेंटेज 28 के आसपास रहा है। 1% कम या 1% ज्यादा। आज जो हम देख रहे हैं उस तस्वीर, उसमें लग रहा है कि बीजेपी 18% से करीब 26-27%, मतलब कम से कम 15 करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। बिल्कुल 15 करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। ये अपने आप पे असाधारण वृद्धि होगी। माने 7 करोड़ 91 लाख से दीपक जी अगर 14-15 करोड़ वोट किसी पार्टी को मिलता है दूना तो ये असाधारण है। एक साथ 21-22% की वृद्धि होगी। चलिए पिंकी आनंद जी के पास हम चलते हैं। दीपक जी, हमारे साथ बीजेपी के नेता पिंकी आनंद इस वक्त जुड़ चुकी हैं। पिंकी जी, सबसे पहले बहुत बधाई आपको। 300 से हालांकि अभी एक आप पीछे रुझानों में दिखाई दे रही हैं, लेकिन जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? साथ ही चल रहा है, साथ ही चल रहा है जी। 299 और 300 में ज्यादा फर्क नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी का वोट। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगी? चित्रा ने पूछा आपसे। जी, जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगी आप? देखिए, जीत का श्रेय बीजेपी लेड एनडीए मोदी गवर्नमेंट की जो पोजीशन है आज की तारीख में, जिस प्रकार से हमने लोगों को आश्वासन दिया है, जिस प्रकार लोगों की आस्थाएं जगाई हैं, जिस प्रकार से हमने लोगों के समक्ष एक पूरा कॉन्क्रीट गवर्नेंस और एंटी करप्शन का जो प्रोग्राम रखा है, जिस प्रकार से डेवलपमेंट की तरफ हमने देश को ले जाने का प्रयत्न किया है और आगे लोगों के सामने रखा है। एक जो यूथ है आज की तारीख में, 18 करोड़ का यूथ जो सामने बढ़कर आगे आया है, जिनके सामने एक देश की डेवलपमेंट, देश की प्रगति, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, ये सब चीजें हैं, ये सब देश को आगे लेकर चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के थ्रू लेड है, उसने सारे आश्वासन लोगों देकर अपने आप को देश को इकट्ठे आगे ले जाने का प्रयास किया है। आपको क्या लगता है आने वाली सरकार की सबसे बड़ी 3 चुनौतियां क्या होंगी? देखिए, आज की तारीख में यूपीए सरकार ने देश को पूरा तहस-नहस कर दिया है। जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं हमारे सामने, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट है, जिस प्रकार से एंटी करप्शन मूवमेंट सारी यूपीए सरकार ने दी थी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमको पूरी तरह से एक देश का फिर निर्माण करना पड़ेगा, ताकि ये पूरा निर्माण करके हम प्रगति से आगे बढ़कर जो हमारी पोजीशन पूरे विश्व भर में होनी चाहिए उस प्रकार से। एंटी इनकम्बेंसी के अलावा मैं समझता हूँ कि अजीत सिंह जी का हारना, वेस्टर्न यूपी के अंदर जिस पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई थी मुजफ्फरनगर के दंगों से, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली है और वो उत्तर वेस्टर्न यूपी को नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को उसके जरिए से बांटने में कामयाब हुए हैं। अमित शाह जो बांटने की राजनीति गुजरात से जिन्होंने शुरू की, उन्होंने उत्तर प्रदेश में आकर के भी उसी बीमारी को फैलाने का काम किया। और मेरा ये मानना है कि उसके बाद खुद नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह जात पात का कार्ड खिला है, उसके नतीजे में आप देखते हैं बीएसपी को भी नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि वो भी जात पात की राजनीति जो उन्होंने की है उसका भी कुछ असर हुआ है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की इस कामयाबी को आप ये कह सकते हैं कि ये कामयाबी दंगे की कामयाबी है, ये कामयाबी देश को बांटने की कामयाबी हो सकती है। और यकीनन लोगों को आप ये सवाल पूछेंगे मुझसे कि लोगों ने वोट दिया है, लोगों का जो वोट देने का जो अधिकार है वो अपनी जगह है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह हजारों करोड़ रुपया अपनी पब्लिसिटी पर खर्च किया, एक आदमी को बनाने पर खर्च किया, उससे लोगों को गुमराह करने में कामयाब है ना सर। तो जश्न की तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये गुजरात की तस्वीरें हैं। गुजरात में सुबह से ही जश्न मन रहा है। अहमदाबाद के बीजेपी दफ्तर के बाहर एनके सिंह साहब, आपको क्या लगता है आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव का तीसरे नंबर पर होना क्या संकेत देता है? देखिए, ये मुलायम सिंह की गलती नहीं है या उनसे नाराजगी सिर्फ नहीं है। अगर आप एक जनरल असेसमेंट करें, अजीत सिंह क्यों हारे? अजीत सिंह का हारना, मुलायम सिंह का हारना या नीचे जाना बड़ा सीधा सा है कि मोदी का जो टोटल इन्फ्लुएंस रहा है वो इतना ओवर आर्किंग रहा है कि कास्ट, कम्युनल, ये सारे बैरियर्स टूटे। मुझे ताजुब नहीं होगा कि कुछ हद तक
कुछ परसेंट मुसलमानों ने वोट दिया होगा, ना भी दिए हैं, तो ये कम्युनल पोलराइजेशन नहीं है, ये ट्रस्ट है एक पार्टी के लीडर में, जो कि रिपोज किया गया है और उसमें यादव भी है, यादव का युवा भी है। ये जो नरेंद्र मोदी है ये हमको नौकरी देगा, ये हमारी जिंदगी अच्छी करेगा, ये नॉर्मल नहीं है। ये जो भी आप देख रहे हैं रिजल्ट, ये इंडियन इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के, इलेक्टोरल हिस्ट्री में पहली बार इस तरह का देखने में आ रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि मैं इसका अंदाजा करने में बुरी तरह सफल रहा है। सबसे बड़ी खबर आपको दे दूं, अगर मेरे को वैभव अगर वहां सुन रहे हैं तो इसको ब्रेकिंग न्यूज चला सकते हैं। अमृतसर की खबर है, आप जानने में इंटरेस्टेड है? बहुत ज्यादा। तो अमृतसर में कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे चल रहे हैं, अरुण जेटली पीछे हैं 14,607 वोटों से, 14,607 वोटों से। दीपक, इस बीच हम तस्वीरें दिखा दें अपने दर्शकों को, जो देख पा रहे हैं कि इस वक्त ये नरेंद्र मोदी की मां है, नरेंद्र मोदी की मां की सीधी तस्वीरें आप गुजरात से देख रहे हैं और एक तरह से वो हाथ जोड़कर जैसे शुक्रिया कर रही हैं, धन्यवाद कर रही हैं देश की जनता की और भगवान की कि इस कदर लीड बना ली है उनके बेटे की पार्टी ने और अब सत्ता जो है वो ज्यादा दूर नहीं। सूर्य नमस्कार कर रही हैं उनकी मां, सूर्य को जल चढ़ाती। वाकई ये तो एक्सपेक्टेड था, सारे एग्जिट पोल्स बता ही रहे थे कि एक भारी भरकम लीड बीजेपी को मिलने वाली है, एनडीए को, लेकिन इस कदर क्लीन स्वीप और दिग्गजों का अपनी सीटों पर पिछड़ना, जैसे कि दीपक ने भी कहा, मुलायम सिंह यादव दूसरे नंबर पर भी नहीं खिसक कर तीसरे नंबर पर चल रहे हैं आजमगढ़ में। दीपक, इतना बड़ा उलटफेर, राहुल गांधी के भी अमेठी में पीछे चलने की खबर है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बड़े उलटफेर हैं और बड़े उलटफेर हमको कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये चुनाव इसी तरीके के हैं। जिस तरह का मैंडेट लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी, उस मैंडेट ने सबको चौंकाया भी है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने अपनी पूरी जिंदगी में 184 से ऊपर परफॉर्म नहीं किया है, वो 184 से ऊपर परफॉर्म ही नहीं करेगी, बल्कि 272 के मैजिक फिगर तक पहुंच पाएगी। और 15 साल से गिरती जा रही है, जो लगातार 10-15 साल से अपने इलेक्शन के अंदर गिरती जा रही है। लेकिन अमृतसर की यह खबर मुझे बहुत चौंका रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्या हुआ, मोदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, वो अरुण जेटली। लड़ाई तो दीपक जी बहुत टफ थी, हम लोग सब जान रहे थे। नहीं, लेकिन मोदी इफेक्ट का अगर अजीत सिंह हार सकते हैं तो अरुण जेटली क्यों नहीं? वहां देखिए ऐसा है, वहां भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वहां अकाली दल को लेकर के लोगों में गुस्सा था, जबकि प्रकाश सिंह बादल को कहना पड़ा। लेकिन दीपक जी, मैं यहाँ दो बातें कहना चाहूंगा। देखिए, जो लोग अपने राजनीतिक सोच और राजनीतिक विचारधारा के आधार पर कल्पना कर रहे थे, एक ऐसे लोग थे, वो लोग सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे। कुछ लोग तटस्थ थे जो ये आकलन करने में घबराते थे कि भैया इतना हो जाए। लेकिन जब जब मैं बोलता था कि मोदी एक तूफान है और वो तूफान जो है बहुत लोगों को उड़ा देगा, तो सब लोग, आप लोग बोलते थे कैसे तूफान है वो, तो उस समय लोग मुझे भाजपा का समर्थक कहने लगते थे। क्यों दिया आपने? वो तो हमने कहा अपनी रक्षा के लिए कि न्यूनतम इससे नीचे नहीं आ सकता है। आप सत्य नहीं बोल रहे, आप सत्य नहीं बोल रहे थे, आप सत्य छुपा रहे थे। दिया है और मैं आज भी माफी मांग रहा हूं कि मैं अभी भी उसको ऐसे गलत कर पाया हूं। मुझे नहीं लगा था। उस दिन भी आपको मैंने कहा था कि आप जितना दिए हैं आप याद करिए, उससे 10, 15, 20 और आगे ही जाएगा, इसलिए आप घबराइए मत, उसके पीछे नहीं आना है। क्योंकि हम लोग भी लंबे समय से चुनाव देख रहे, एक सीट का कर रहे थे, और हम दीपक जी और अनुज जी जब यहाँ बैठे थे तो सारे राउंड का हम लोग विश्लेषण कर रहे थे। वो सारी चीजें और पूर्वांचल अभी जो आप बता रहे हैं, अवधेश जी, आपके इन तमाम लॉजिक्स के बावजूद मुझे कहना पड़ेगा, माफ कीजिए, सभी पत्रकारों ने उस दिन सेफ प्ले किया था, सभी पत्रकारों। सेफ प्ले किया गया था इसलिए कि हम लोग कई बार जब वहां तक जाते हैं तो भारत जैसे विखंडित राजनीति में, जहां की 50 जो मतदान हो रहे हैं, उस मतदान में 50% से ज्यादा वोट लेने वाले केवल 120 सांसद पिछली बार थे। 10-10 हजार, 5-5 हजार पर जीत हार हो रही है, तो थोड़ी सी जो है, आपने 258 दिए थे, लेकिन रुझानों में बीजेपी अकेले 250 के पार जा चुकी है। रुझानों में 301 बीजेपी की सिर्फ बात कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कांग्रेस के अलावा कोई एक पार्टी इतनी सीटें ला रही है, और 1991 के बाद कोई पार्टी 232 के आगे नहीं बढ़ी थी, जिसको नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी को पार करा दिया है। इसी नाते ऐतिहासिक है और भारत में व्यापक परिवर्तन का बहा के चुनाव बनेगा। अब ये देखना है कि लोगों की खबर, नरेंद्र, एक और बड़ी खबर, अमेठी से राहुल गांधी 376 वोटों से पीछे चल रहे हैं, वो स्मृति ईरानी से पीछे हैं।
संदीप, स्मृति ईरानी, आपने कुमार विश्वास को पहले मैदान में उतार दिया था, स्मृति ईरानी बेचारी बाद में उतारी गई थी, लेकिन उसके बावजूद बाजी मारती दिख रही है वो अमेठी जैसी जगह में। बोलेगी थोड़ा आगे वो अमेठी जैसी जगह में बोलेगी थोड़ा आगे દેશનો વિકાસ થશે મારું આશીર્વાદ છે 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 गुजराती में बोलती हुई नरेंद्र मोदी की मां और यकीनी तौर पर उनका यही कहना रहा होगा कि वो बेहद खुश हैं जिस तरह के रुझान दिख रहे हैं और ये रुझान नतीजों में परिवर्तित हो जाएंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है सारे देश को और उनको। फिलहाल ये आप जश्न की तस्वीरें देख रहे हैं, बीजेपी कार्यालय के बाहर की जश्न की तस्वीरें हैं। शायद ये अहमदाबाद की तस्वीर हम दिखा रहे थे। बहुत सारे उलटफेर अभी दिख रहे हैं। रुझानों की अगर बात करें तो परिवार सुबह से ही टीवी देख रहे हैं, सभी चैनल बार बार घुमाकर देख रहे हैं, तो लगातार एनडीए बढ़त बनाए हुए है। ये सब जानकर बहुत ही खुशी हुई। माताजी ने आप सबको अभी अभी बताया, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। जिस प्रकार से नरेंद्र भाई ने गुजरात में विकास का कार्य किया है, उसी तरह से देश का भी विकास कार्य वो करेंगे। तो अब तक की 10 बड़ी बातें। रुझानों में बीजेपी गठबंधन बहुमत के पार, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी आगे है। गुजरात की सभी 26 सीटों पर बीजेपी आगे है। गुजरात की सब 26 सीटों पर बीजेपी आगे है। राजस्थान में बीजेपी 24 सीटों पर आगे है। तो आइए देख लेते हैं जनादेश की 4 बड़ी बातें क्या है। जनादेश क्या कहता है? नरेंद्र मोदी का पीएम बनना तय है। अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। अब आप उनको कह सकते हैं पीएम इन वेटिंग ऑफिशियल। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है, ये पहली बात है। रुझाने में एनडीए 300 के पार चला गया है, 300 सीटों के पार है एनडीए। कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार हो रही है, अब तक की सबसे बड़ी हार। इमरजेंसी में भी इतनी बड़ी हार कांग्रेस की नहीं हुई थी। दीपक जी, क्या हम लोग जितने लोग बैठे हैं उनसे आप एक बार ये भी पूछ सकते हैं? रुझानों में यूपीए 100 से भी पीछे, रुझानों में यूपीए 100 से भी पूछे। और दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये 4 बड़ी बातें अब तक की हैं। राजस्थान, गुजरात, एमपी में कांग्रेस का कुनबा पूरी तरह से साफ हो गया है। राजस्थान, गुजरात, एमपी में कांग्रेस का कुनबा पूरी तरह से साफ हो गया है। हिमाचल की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। झारखंड की 14 में से 10 सीटों पर बीजेपी आगे है। यूपी की 80 में से 50 सीटों पर बीजेपी आगे है। 50 सीटों पर, ये एक रिमार्केबल आंकड़ा है। अमित शाह बार बार कह रहे थे कि 50 से 55 सीट हम लेकर आएंगे, लेकिन किसी को अपेक्षा नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में इस कदर सुशील कुमार शिंदे, सीपी जोशी, अजय माकन, कपिल सिब्बल पीछे। तो आइए सीधे लिए चलते हैं बीजेपी दफ्तर, वहां का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी। पार्टी को भारी बढ़त हासिल हो रही है। मैं इस समय बनारस के नरेंद्र मोदी के कैंप कार्यालय पे खड़ा हूं। आप देख सकते हैं लस्सी की पूरी व्यवस्था है, कुल्हड़ है, लस्सी शुरू हो गई है, बटना मिठाइयां जो हैं वो आनी शुरू हो गई हैं, लगातार लस्सी बट रही है। कपूर साहब हमारे साथ। सर, जो रुझान आ रहे हैं, जो सीटें आ रही हैं, वो एक बहुत भारी बढ़त नरेंद्र मोदी को दे रही है, तो शुरू हो गई है सर तैयारी जीत के जश्न की? जीत के जश्न की तैयारी तो जनता ने जिस दिन मोदी जी ने नामांकन भरा था उस दिन से तैयार हो गई थी। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र में लोकतंत्र की विजय का दिवस है और भारत के इतिहास में 16 मई का आज का दिन लोकतंत्र की विजय का और जनतंत्र की विजय का दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमें बड़ी खुशी है और बड़ा गर्व है भारतीय लोकतंत्र पर कि देश की जनता ने
आज के दिन से कुशासन का अंत और सुशासन और स्वराज की शुरुआत की है। जनता में भारी उल्लास है और मोदी जी कितनी उम्मीद है बनारस से, क्या मार्जिन होनी चाहिए? हम लोग समझते हैं कि मोदी जी 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। कल की क्या तैयारी रहेगी? कल भी नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बनारस, दिल्ली में जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो जाएगी उसके बाद आएंगे, तो क्या कल की रूपरेखा रहेगी? कल मोदी जी बनारस आएंगे, बाबा भोलेनाथ के चरणों में शीश नवाएंगे, मां गंगा का अभिनंदन करेंगे और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद आभार प्रदर्शन करेंगे। और अब मोदी जी के लिए कोई तैयारी करने की जरूरत पार्टी को नहीं है। जनता स्वयं आगे मोदी के स्वागत के लिए उत्सुक है और अपने स्तर से कार्यक्रम कर रही है। रोड शो भी होगा कल नरेंद्र मोदी का? ये कल पता लगेगा डीएम की परमिशन के बाद। बहुत से ये आप देख सकते हैं पीछे लस्सी के कुल्हड़ हैं, रबड़ी बकायदा डाली जा रही है, बड़े बड़े आप बीजेपी कार्यालय की वडोदरा से मोदी 4 लाख वोटों से आगे। दोनों की आवाज एक साथ निकल गई। 4 लाख वोटों से आगे है और वाराणसी से 40,000 वोटों से आगे है। तो 4 लाख वोट अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं इनके सिंह सर। 4 लाख वोट वडोदरा से बहुत बड़ा क्वांटम जंप है ये। 4 लाख वोट से लीड करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये बात साफ है कि जो आपने कहा था शुरू में कि गुजरात की जनता ने सुनिश्चित करना चाहा कि नहीं हमारे यहाँ का आदमी देश का प्रधानमंत्री बने, और ये मेरे ख्याल से एक जज्बा था जो कि मोदी ने पैन गुजरात जो अपना वो किया था गुजरात प्राइड को लेके, और वो हर बार कहते थे 5 करोड़ गुजरातियों के लिए मैं ये कर रहा हूं। जब वो चीफ मिनिस्टर थे बाद में भारत पे इसको फैला दिया उन्होंने। तो बड़ी सीधी सी बात है कि गुजरात के पूरे लोगों ने ये कोशिश की कि मोदी को जिताया जाए। 4 लाख का अगर डिफरेंस है तो अपने आप में ये अद्भुत है। इसका मतलब कि मधुसूदन मिस्त्री ने जो माचो मैन बन के वो जो चढ़े थे ऊपर की, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, काशी के अंदर अभी नंबर 2 पे अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं। ये क्या कहेंगे? वो तो ऑब्वियस था कि काशी में ये माना अरविंद केजरीवाल को माइनॉरिटीज के वोट और जनरल पब्लिक के गरीबों के वोट बहुत मिले हैं। ये अगर आप देखेंगे एनालिसिस करेंगे तो दिल्ली में या अरविंद केजरीवाल जहां भी मजबूत थे वहां पे गरीबों के वोट मिले। गरीबों में एक ऐसा वर्ग जो कि डेप्राइव्ड सेक्शन है उसके वोट मिले हैं और अच्छा परसेंटेज रहा होगा। ठीक है, ये बात अलग है कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी की जो का प्रभाव है बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल कहीं और से खड़े होते तो कोई ताजुब नहीं कि मोदी की इस लहर में भी अरविंद जीतते। अल्ताफ पठान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, सीधे उनके पास चलते हैं वडोदरा से क्या खबर है अल्ताफ? देखिए दीपक जी, जिस तरीके से वडोदरा के जो राजनीतिक दिखा जाए इसमें मधुसूदन और बीजेपी के जो पीएम के नेता नरेंद्र मोदी जी एक वीआईपी सीट मानी जाती थी वडोदरा की, तो उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस का छपा से दिख रहा है और आप पार्टी का तो खाता ही नहीं खुला सकते हैं और मोदी जी अभी 4 लाख लीड से आगे चल रहे हैं। अल्ताफ, वडोदरा की जनता से जब बात हुआ करती थी तो वो कहते थे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होना है इस बार। मोदी जी को हम इस बार जिताएंगे इस कदर कि रामविलास पासवान का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। बिल्कुल वही होता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल। जी देखिए, जैसे वडोदरा पहले भी मोदी जी का नाम आया गया था, तभी उसके पहले भी जो वडोदरा के बालू शुक्ला सांसद जो थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं 2 लाख के आसपास की लीड तो पहले भी क्रॉस की थी। गायकवाड़ जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनके सामने उन्होंने 2 लाख की लीड की थी। पर नरेंद्र मोदी जो पीएम बीजेपी के पीएम के उम्मीदवार है, अगर वो सामने खड़े साथ चेहरा है तो रेकॉर्ड टूटना वाजिब है। बिल्कुल, तो 4 लाख वोटों से आगे वडोदरा में नरेंद्र मोदी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हम सीधे चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। थावरचंद गहलोत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थावरचंद गहलोत साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। लगता है कोई तकनीकी दिक्कत है, हम थावरचंद गहलोत साहब के पास फिर से चलेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको एक खबर बता दूं कि मुलायम सिंह यादव फिर से फाइट में आ गए हैं, नंबर 2 की पोजीशन पे फिर से वापस में आ गए हैं और 1241 वोटों का अंतर है रमाकांत यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच। क्या ये फासला भर सकते हैं? हाँ, लोकसभा में मैं कर सकते आप। हाँ, मेरे ख्याल में क्योंकि आजमगढ़ से लग रहा था कि मुलायम सिंह जी को थोड़ा कष्ट वहाँ महसूस हो रहा है, पर क्योंकि इतना क्लोज टक्कर है, अभी कई राउंड बाकी हैं चुनाव काउंटिंग के, तो इसमें आगे पीछे जैसे अमेठी में हो रहा है 1200 बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा जैसे अमेठी में हो रहा है राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में आगे पीछे
चल रहे हैं दोनों, तो नतीजा किसी भी तरफ जा सकता है, क्योंकि अभी काफी 400 का अंतर है। यहाँ पे एक ट्रेंड बना हुआ है, लगातार मुलायम सिंह पीछे है, पिछले 1 घंटे से लगातार पीछे है। थोड़ा बहुत मेकअप किया है, वो भी 1200 पे आके रुक गया है। वो डिपेंड करता है कौन से एरियाज के अब तो लगभग सबका खुल गया होगा, अब तो लगभग एवरेज हो गया होगा ना। अब तो 2 घंटा होने को आ रहा है। चलिए, अमेठी से स्मृति ईरानी इस वक्त 376 वोटों से आगे है राहुल गांधी से, और कुमार विश्वास शायद 5वें स्थान पर चल रहे हैं दोनों के बीच में किसी भी और तरह मेरे ख्याल से कुमार विश्वास 5वें स्थान पर चल रहे हैं वहाँ पर, 5वें स्थान पर। हाँ। अच्छा, और दिल्ली की जीत के शॉट्स आ रहे हैं शीतल, दिल्ली की जीत। ये जश्न की तस्वीर दिल्ली बीजेपी के ऑफिस के बाहर है, सड़क पर जन सैलाब है और होगा भी यकीनी तौर पर, क्योंकि रुझानों में बीजेपी को इतनी बहुमत मिलती हुई दिख रही है, तो कार्यकर्ताओं में और जितने भी पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं उनमें जश्न और उनमें जोश जो है वो भरपूर देखने को मिलेगा। और वही तस्वीर हम देख रहे हैं दिल्ली में। बीजेपी नेता हर्षवर्धन को आप देख रहे हैं। अब ये खबर के मुताबिक चांदनी चौक से भी यही लीड कर रहे हैं, चांदनी चौक से लीड कर रहे हैं, और चांदनी चौक से उनकी लीड लगभग देशवासियों का सपना पूरा हुआ। देशवासियों ने 272 प्लस का टारगेट तय किया था, और देशवासियों ने तय किया था कि वो नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि वो सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। जो रुझान है 272 से ज्यादा सीटों पर वो भारतीय जनता पार्टी की विजय दिखा रहे हैं। और ये खबर है कि दिल्ली में बीजेपी सबसे आगे है और कांग्रेस का कहीं कोई अता पता नहीं है। दूसरे नंबर पर भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, चांदनी चौक से हर्षवर्धन आगे हैं, आशुतोष नंबर 2 पर हैं, 19,312 वोटों की लीड है हर्षवर्धन की। महेश गिरी आगे हैं, राजमोहन गांधी नंबर 2 पे हैं, 7,383 की लीड है। मीनाक्षी लेखी आगे हैं, आशीष खेतान नंबर 2 पे हैं, 7,523 की लीड है। मनोज तिवारी आगे हैं, आनंद कुमार नंबर 2 पर हैं, 19,433 की लीड है। उदित राज आगे हैं, राखी बिड़ला पीछे हैं, 18,410 की लीड है। रमेश बिधूरी आगे है, आम आदमी पार्टी के कर्नल देवेंद्र सहरावत पीछे हैं, 13,615 की लीड है। प्रवेश साहब सिंह वर्मा आगे हैं, जर्नैल सिंह पीछे हैं, और यहाँ पर एक निर्णायक लीड होती हुई दिख रही है 48,292 की। तो अवधेश कुमार जी, कांग्रेस का दिल्ली से सफाया, ये कितनी बड़ी खबर है अपने आप? ये कांग्रेस का दिल्ली से सफाया तो विधानसभा में ही हो गया था, लेकिन इन लोकसभा चुनाव ने साबित कर दिया कि अब दिल्ली में उसको खड़ा होने के लिए बिल्कुल नए सिरे से पुनर्गठित होनी पड़ेगी। केवल दिल्ली ही नहीं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कई राज्यों से कांग्रेस साफ हो रही है। गुजरात से साफ हो रही है, राजस्थान से साफ हो रही है। आपको उत्तर प्रदेश में बस बिल्कुल एक सिमटी हुई क्षेत्र में वो टिकी हुई है। बिहार से कांग्रेस को अधिक से अधिक 2 या 3 सीटों पर वो बढ़ रही है। झारखंड में जो उसकी उम्मीद थी वहां भी वो उम्मीदें खत्म हो रही है। तमिलनाडु से साफ हो रही है, वो आंध्रा से साफ हो रही है। मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल कांग्रेस के लिए मैंने इससे बड़ा धक्का तो 1977 में भी नहीं लगा था। 154 सीटें कम से कम उसको आई थी। 154। रेणु, आप क्या कहेंगी कांग्रेस का इस ढंग का डिक्लाइन? मेरे ख्याल में ये वोट जो है कांग्रेस के खिलाफ वोट पड़ा है। एक रिएक्शन है जो 10 साल पार्टी ने राज किया, जो महंगाई हुई, जो करप्शन के चार्जेस आए, और जो राहुल गांधी की लीडरशिप है उससे एक मायूसी हुई। उसके कंपैरिजन में लगा कि मोदी बहुत स्ट्रांग लीडर हैं। हाँ, जिससे भी बात करो वो कहता था एक बार मोदी को ट्राई कर लेते हैं। तो राहुल गांधी अगर चुनाव हारते भी हैं अमेठी से, तो मेरे ख्याल में कांग्रेस के लिए ये एक अच्छा सिचुएशन होगा, क्योंकि एक मौका मिलेगा कांग्रेस को बहुत डीपली सोचने के लिए कि क्या उनकी लीडरशिप राहुल गांधी के अंडर कि उनको कहीं एक डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती है और किस तरफ से कांग्रेस जा रही है। राजस्थान में अपॉर्चुनिटी देखती है? मेरे को लगता है ये अपॉर्चुनिटी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस में बहुत उन्होंने सीनियर लीडर्स को बिल्कुल साफ कर दिया चुनाव में। जिस तरह से जयराम रमेश ने, जो उनके नवरत्न माने जाते हैं, बार बार स्टेटमेंट दिया
कि ओवर 70 लोगों की जगह नहीं है पार्टी में, फिर उन्होंने कहा ओवर 60 की जगह नहीं है। सीनियर लीडर्स जो सब पार्टी के काम मैनेज करते थे, जो इलेक्शंस मैनेज करते थे, वो सब लोग घर बैठ गए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये राहुल की टीम है तो चला ले राहुल और जिता लें पार्टी को। तो जैसे जैसे आपने चुनाव बढ़ता गया, सीनियर लीडर्स बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकले। मेरे ख्याल में सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए एक मौका है इंट्रोस्पेक्शन का, और उससे ज्यादा एक नया लीडरशिप शायद लाने का। और जिस तरीके से राहुल गांधी चल रहे थे, 4-5 लोगों ने पूरा चुनाव चलाया, जो एक कंसेंसस बनता था कमिटीज का, जिस तरह से डिसीजंस लिए जाते थे कांग्रेस पार्टी में, वो सब उन्होंने साइडलाइन करके हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड से लोग लाए जिनका जमीनी तो एक रिएक्शन है दिख रहा है इसमें राहुल गांधी की लीडरशिप पे, पॉलिटिक्स पे और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी पे। मेरे ख्याल में उसका फायदा जरूर, क्योंकि कुछ रीजनल सत्रप्स ने अपना पोजीशन होल्ड किया है, जैसे ममता ने किया है, जैसे कि जयललिता ने किया है, और मायावती, क्योंकि कुछ रीजनल सत्रप्स ने अपना पोजीशन होल्ड किया है, जैसे ममता ने किया है, जैसे कि जयललिता ने किया है, और मायावती का जो वोट है दलित शासन के संकल्प के साथ आगे बढ़े और आगे रास्ते पर जो विकास का रास्ता है, समृद्धि का रास्ता है, सबके साथ सबके विकास का रास्ता है, उस रास्ते पर ले जाने में सफलतापूर्वक काम किया है। इसलिए आप सबको एक बार बहुत बहुत बधाई। और है कि आप लोग काफी इस तरीके से तो मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे, और कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक जी, हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए नदीम जावेद, वहीं नलिन कोहली हमारे साथ बनारस से जुड़े हुए हैं। नदीम, मेरा पहला सवाल, एक व्यक्ति से हार गई पूरी कांग्रेस आज। नहीं दीपक भाई, मैं इसको एक दूसरे नजरिए से देखता हूं और मैं ये समझता हूं कि हर 10 साल में ऐसा लगता है कि इस देश की जनता एक प्रयोग करती है। एक प्रयोग 1967 में किया था, उसके बाद एक प्रयोग 1977 में भी हुआ, उसके बाद आप याद करिए 1989 में राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, वीपी सिंह जी आए, उनके नेतृत्व में सरकार इस देश में बनी। उसके बाद 1996 से लेकर 1998 के बीच में कोalition एरा रहा, लेकिन 1998 में अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी। तो ऐसा लगता है कि हर 10 साल के बाद, पिछले 40 सालों की राजनीति आप इस देश की देखेंगे तो ऐसा महसूस होता है कि हर 10 साल के बाद जनता एक अलग तरह का प्रयोग करती है। लेकिन इतिहास इस बात का भी साक्षी है और गवाह है कि जब जब कांग्रेस में लोगों ने अविश्वास प्रकट किया और दूसरे दलों में और दूसरे नेतृत्व में विश्वास दिया, तो उसके कुछ दिनों के बाद 3 साल, 4 साल, 5 साल और अटल जी के बारे में कह लीजिए कि 6 साल के बाद कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार दोबारा इस देश में बनी। तो अगर चीजें कहीं कमजोर है या अगर हम लड़ाई में कमजोर दिखाई दे रहे हैं तो हम उसको स्वीकार करते हैं। ये चुनौती भी है कांग्रेस के लिए और इसको स्वीकार करते हुए पार्टी आगे भविष्य की रणनीति तय करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, लगता ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक 10,000 करोड़ की कैंपेन चलाई, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर भारत में जो बंटवारे की राजनीति की और अंत में आते आते जो जातिवाद की राजनीति की, उसके आधार पर ऐसा लगता है कि उस बंटवारा करने में वो सफल हो पाए। आप ये क्यों नहीं मानते नदीम साहब की जो नॉन परफॉर्मेंस 10 साल में रिकॉर्ड की गई आपकी सरकार की, ये उसको लेकर मैंडेट है, इस चीज को क्यों नहीं स्वीकारते आप? हमें ऐसा लगता है कि देखिए 10 साल अगर कोई सत्ता में होता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ एक माहौल भी होता है। लेकिन हमें एक चीज और भी लगती है, जो यूपीए के अचीवमेंट थे जिसमें बड़े काम हुए, राइट टू इंफॉर्मेशन हुआ, राइट टू फूड हुआ, लोकपाल आया, बहुत सारे काम इस प्रकार के रहे, उसको हम जनता में जिस प्रकार से एग्रेसिव तरीके से ले जाना चाहिए था, हमें जिस प्रकार से कैंपेन को चलाना चाहिए था, अब लग रहा है कि शायद हम उस एग्रेसिव तरीके से जनता के बीच में उन बातों को जो हमारा अचीवमेंट था और हमारे पॉजिटिव पॉइंट थे, वो तो यूपीए 1 में आपने भुला ली, वो तो यूपीए 1 में आपने भुला ली है और इस मुल्क के लिए काम किया, वो तो यूपीए 1 में भुना ली। अब आपका हाथ खाली है। मैं चलता हूँ थावर चंद गहलोत जी के पास। गहलोत जी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से नाता जो बीजेपी से जोड़ा है लोगों ने, वो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। कांग्रेस के लोगों का ये कहना है, कांग्रेस के प्रवक्ता का ये कहना है। ये जो कह रहे हैं वो कतई सही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने
जो विकास मॉडल प्रस्तुत किया है, 15 साल से लगातार गुजरात ने विकास किया है, एनडीए की सरकार के समय में भी विकास हुआ था और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने जो विकास किया है और यूपीए की जो नाकामियां है, इसके खिलाफ जनता ने जनादेश दिया है और नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त करने में सफल हो रहे हैं और गैर भाजपाई राजनीतिक दल भी अस्तित्वहीन होते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के विकास मॉडल को लोगों ने पसंद किया है, नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली को पसंद किया है, नरेंद्र मोदी जी की देशभक्ति को पसंद किया है और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने जो विकास किया है उसको पसंद किया है और जनता की उम्मीद पर भाजपा और नरेंद्र मोदी जी खरे उतरेंगे। नदीम, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? मैं दीपक भाई केवल इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में इस प्रकार की बात करती है कि कांग्रेस के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे, कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता जिसको चाहती है उसको मालिक बनाती है और जिसको चाहती है उसको सड़क पे लाती है। भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे और भारतीय जनता पार्टी आज सरकार बनाने की स्थिति में दोबारा आई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1977 में भी यही हुआ था। अभी कोई पैनलिस्ट कह रहे थे कि 153 सीटें 1977 में कांग्रेस पार्टी को आई थी, लेकिन मैं बताऊं कि 1977 में कांग्रेस पार्टी को 213 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ था। उसके बाद 1980 में कांग्रेस रिवाइव कर गई थी। तो इसलिए ये तो वक्ती चीजें हैं, आज उनका समय है और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये मौका मिला है चिंतन करने का, मनन करने का, वैचारिक स्तर पर अपने बात को समझने का कि हमारी कमियां क्या है और हम भविष्य में किस प्रकार से इन चैलेंजेस को फेस करेंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस का ये जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है ये इनके कर्मों के कारण है? थावरचंद गहलोत जी। जी 5 साल का आवाज आनी बंद हो गई है। भारत की स्पीच हम चल सकते हैं। भारत में नलिन कोहली है। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, प्रकाश जावड़ेकर बाकायदा अपने गले में ढोल लटकाकर बजा रहे हैं। अब्बास नकवी टांग के पहले ढोल बजाए, फिर प्रकाश जावड़ेकर बजाए, फिर रामलाल बजाए जो संगठन मंत्री है। तो वो ये तो स्वाभाविक है, एक जश्न का माहौल है। लेकिन हम लोग कांग्रेस पर बात कर रहे थे। देखो कांग्रेस ने अनेक मुझे अवधेश जी 1 मिनट, मुझे रुकना पड़ेगा, मुझे बनारस जाना पड़ेगा। थावरचंद गहलोत जी भी जुड़े हुए हैं। थावरचंद गहलोत जी, आपका जवाब पूरा नहीं हुआ था, उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा वाराणसी। आप कुछ कह रहे थे? जी मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस को 5 साल से जनता आग्रह कर रही थी कि आप सुशासन दो, महंगाई रोको, भ्रष्टाचार रोको, विदेशियों में जो काला धन देशवासियों का जमा है उसको वापस लाओ और देश की समस्याओं का समाधान करो। पर कांग्रेस ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस को मां बेटे की पार्टी बना लिया। कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ लोग ये कहते थे कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये इटालियन कांग्रेस हो गई है और इसी कारण से कांग्रेस के वरिष्ठ लोग भी अलग थलग हुए और राहुल गांधी को जनता फेल्यूर मान रही थी। उसके बाद भी उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम सोनिया गांधी ने किया है। ये इनकी सबसे बड़ी असफलता है और इसी कार्यशैली से कांग्रेस डूब रही है और आगे इसका अस्तित्व नहीं के बराबर रहने वाला है। नहीं के बराबर अस्तित्व रहेगा। नदीम जावेद जी, अब आप पार्श्व में चले जाएंगे, पर्दे के पीछे चले जाएंगे, यह कहना है बीजेपी का। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती है वो बड़ा निंदनीय है
ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जिसने इस देश की आजादी के आंदोलन को चलाने का काम किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसने इस देश को मजबूत आधार देने का काम किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की अगर सरकार बनेगी तो इसी कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र की बहाली की, जो पाकिस्तान में और नेपाल में और दूसरे अरब देशों में नहीं हो पाया। ये संभव इसलिए है कि कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र दिया, जनतंत्र दिया, जमहूरियत दी। इसलिए थावरचंद चंद गहलोत जी अगर इसको इटालियन कांग्रेस कहते हैं तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही निंदनीय है। दीपक जी, मैं देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करता हूं, परंतु ये कहना चाहता हूं कि आज की कांग्रेस महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल की कांग्रेस नहीं बची है, सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस नहीं बची है। आज की कांग्रेस इटालियन कांग्रेस रह गई है, ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना है। मैं उसी को दोहरा रहा हूं। उस डिबेट में जाना नहीं चाहता हूं, उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई में आपका क्या रोल था। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। मैं महात्मा गांधी और देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों का सम्मान करता हूं, हमारी पार्टी सम्मान करती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की कांग्रेस सरदार पटेल की कांग्रेस नहीं है, सुभाष बोस की कांग्रेस, केवल सम्मान करते हैं। अंग्रेजों के साथ मिले थे, अंग्रेजों के साथ आप मिले थे, विचारधारा के आधार पर इस देश का जो बंटवारा हुआ था उसमें भी आपका रोल था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, उस बात पे बात पे डिबेट, देश की आजादी के बाद कांग्रेस ने जिस प्रकार से विदेशियत के सामने सरेंडर किया है, यही शर्मनाक बात है और देश की जनता इसको पसंद नहीं कर रही है। खासियत है, बनारस यही जनतंत्र, वाराणसी। चलिए, मैं आप दोनों को यही रोकूंगा, आप दोनों का आप जनतंत्र का सम्मान करो। जनतंत्र ने नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में विश्वास व्यक्त किया है और नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनादेश दिया है। आप सम्मान करो, उल्टे सीधे तर्क मत करो, देश की जनादेश का सम्मान करो। नरेंद्र मोदी जी और उनके विकास मॉडल को, भाजपा के विकास मॉडल को जनता ने स्वीकार किया, आप भी स्वीकार करो। चलिए, आप दोनों को मैं यही रोकूंगा। उनका विकास मॉडल क्या है, उस पर बहुत डिबेट हो चुकी है। 10,000 करोड़ कर खर्च करके अगर आप देश की जनता को गुमराह करने में कामयाब हो गए तो, लेकिन फिलहाल जनता वो उनकी अगर गुमराह करना, इसे आप कह रहे हो, गुमराह अगर उन्होंने किया तो भी जनता ने एक राह पकड़ी। अगर आप उसको गुमराह कहते हैं तो फिर आप जनता को क्या कहेंगे जो उनकी राह पर चली हुई है। ये एक बड़ी बहस है नदीम जावेद जी, ये बहस पे हम फिर कभी करेंगे। लेकिन फिलहाल चलते हैं हम बनारस, जहाँ से रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, रजत राकेश टंडन के साथ इस वक्त नलिन कोहली हैं, बीजेपी के नेता। रजत, वाराणसी में इस वक्त किस तरह का माहौल आप अपने आसपास देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय में और सड़कों पर बाहर? मैं इस समय पावर हाउस, कंट्रोल रूम, जो कुछ भी आप कहिए नरेंद्र मोदी का, जिससे पूरी उत्तर प्रदेश की रणनीति तैयार हुई थी, वहां मौजूद हूं। पीछे आप देख सकते हैं स्क्रीन लगी हुई है, लगातार इंडिया न्यूज को वॉच किया जा रहा है। इंडिया न्यूज के जरिए जो भी आंकड़े हैं, क्लियर आंकड़े हैं, वो दिखाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहां चल रही है। लगातार इंडिया न्यूज के आंकड़े यहां पर दिखाए जा रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं एक खास जोश है लोगों में खास जोश आपको दिखाई पड़ेगा कि आखिर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एक उत्साह है लोगों में। पीछे आप देखिए, लोगों में काफी उत्साह है। ये पीछे वो जगह हम लोग मौजूद हैं जहां से नरेंद्र मोदी की रणनीति तैयार हुई, बनारस और पूर्वांचल के लोगों में। ये वो कमरा है जिससे बैठ के बनारस से और अगल बगल की सारी सीटों पर रणनीति तैयार हुई कि भारतीय जनता पार्टी आखिर उत्तर प्रदेश में कैसे जीतेगी। बातचीत करने के लिए नलिन कोहली जी हमारे साथ है। नलिन जी, काफी समय से आप बनारस में हैं, रोड शो होना था उसके पहले भी आप थे, धरना प्रदर्शन होना था तब भी आप थे। आज जो जीत की मिठास है उसको देखने के लिए भी आप बनारस में मौजूद हैं। क्या अहम फैक्टर रहा बनारस में खास तौर पर? बनारस हो या देश हो, इसके कई कारण हैं जो ऐसा जनादेश हमें मिल रहा है। मोदी जी का नेतृत्व, लोकप्रिय जो इतने हुए, वो जनता का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं की मेहनत महीने सालों तक और संगठन ने जो काम किया मजबूती से, ये सब जो है मिलकर ऐसा जनादेश ला रहा है। विकास की राजनीति की बात हो रही है, निराशा की नहीं, आशा की, भय की नहीं, अराजकता और आरोप की नहीं। ये है सकारात्मक राजनीति, सुशासन की राजनीति। बनारस लड़ने से उत्तर प्रदेश में काफी फायदा हुआ नरेंद्र मोदी को, मानते हैं आप? बनारस जो आप लोगों ने एक चिन्ह किया था कि बनारस से अगर नरेंद्र मोदी लड़ेंगे तो अगल बगल के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है, वो दिख रहा है स्क्रीन पर साफ तौर पर। काशी की जनता का स्नेह कितना है ये उस दिन सबको पता पड़ गया जब मोदी जी को बेनियाबाग में रैली करने की अनुमति नहीं मिली और वो मात्र अपनी गाड़ी से अपने कार्यालय यहीं पर आए थे और लाखों लोग सड़क पे आ गए थे उनको जन आशीर्वाद और जन स्नेह का एक प्रदर्शन में। और उस दिन हमें लग गया था कि काशी में एक ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। स्वाभाविक है पूरे उत्तर प्रदेश में हो जहां बहुत सीटें आ रही हैं, लेकिन कई ऐसे राज्यों हैं जहां पर बहुत ऐसे ऐतिहासिक रिजल्ट आ रहे हैं पार्टी की, और हम नतमस्तक करते हैं जनता को
भारत के भाग्य विधाता को, जो मोदी जी को एक सेवक के रूप में देखना चाहते हैं, 60 महीने के अंदर में देश में बदलाव देखना चाहते हैं। एक चीज नलिन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब भी हम भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंडिडेट के पास जाते थे पूरे प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश में, तो वो बार बार ये बात कहते कि नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के किसी कैंडिडेट के पास जाते थे तो वो कभी नहीं कहते थे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वो कहते थे मैं चुनाव लड़ रहा हूं और नेशनल मुद्दों को बीच में ना लाया जाए। तो आपको लगता है जो मोदी फैक्टर था वो काम किया, उससे फायदा हो रहा है, जो दिख रहे हैं सामने रिजल्ट? पहली बात जो है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार कितने हैं, उनके साथ जन समर्थन है, ये उसी दिन स्पष्ट होने लगा जब उनकी रैलीज में लाखों लोग आ रहे थे, गर्मी में घंटों तक बैठे रहते थे उनको सुनने के लिए, और जो कह रहे थे वो लगातार वह जनता में बात उतर रही थी। कांग्रेस में कोई कैंपेन ही नहीं था। 10 साल के कुशासन के बाद महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी क्या करते? आइए पीछे देखिए, हमारे कितने नेता बैठे, देख सकते हैं कार्यकर्ता, देख सकते हैं कि ये हाल है यहाँ पे कार्यकर्ताओं का, या आप देख सकते हैं पीछे क्या हाल है, ये संगठन के प्रमुख। जी। तो आप कह सकते हैं ये हाल है कंट्रोल रूम का, बीजेपी के लगातार लोग वॉच कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि आंकड़े क्या है। नलिन कोहली यहाँ आ गए हैं, आज के जश्न की तैयारी है।